नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपका आ चुका है, जिसका विज्ञापन संख्या जो क्रम दिया गया है यहाँ पर उसको 22/2024 जो है वो दिया गया है। ये यहाँ पर विज्ञापन संख्या है, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा या कोई जानकारी आएगी तो वहां पर ये विज्ञापन संख्या आपको लिखी देखने को मिलेगी। इसमें बताया गया है शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से, मतलब यहाँ पर जो लिमिट है वो किसी एक राज्य को लेकर के नहीं है। जो कई बार शुरुआत से प्रश्न देखने को मिल रहा था, क्या बिहार डोमिसाइल लागू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से यहाँ पर आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी कि पूरे भारत से कोई भी आवेदन इसमें कर पाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले रिक्ति की बात की गई है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक और माध्यमिक 9 से 10 और विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, लिखा हुआ है। मतलब ये सारी चीजें अभी ऑन प्रोसेस है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक, 6 से 10 के विद्यालय अध्यापक, 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार और कोटिवार रिक्ति प्रशासित जो प्रशासनिक विभाग है उसके द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट जो है उस पर प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ पर भी सेम बात है। और ये भी लिखा है कि परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है और इस विज्ञापन के लिए जो परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता सीटेट, एसटेट, इसके लिए अपेयरिंग जो कैंडिडेट हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्लियर तरीके से अलग से नोटिफिकेशन में ही लिख दिया गया है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी जो विद्यालय अध्यापक के पद हैं उन पर नियुक्ति हेतु जो अर्हता है वो क्या होगी, तो भारत का नागरिक हो। विद्यालय अध्यापक जो के पद हैं उस पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता वगैरह तो नॉर्मल ही है आपका। मेन चीज केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, वो बात यहाँ पर लिखी है। और जैसे करके भी लिखा है जैसे राज्य सरकार अथवा दोनों की बात की गई है। तो शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 आपका होना चाहिए। मध्य विद्यालय 6 से 8 के अध्यापक के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 होना चाहिए और माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के अध्यापक और कक्षा 6 से 10 अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापक और विशेष अध्यापक जो विद्यालय अध्यापक हैं कक्षा 9 से 10 के लिए उनके लिए एस्टेट पेपर 1 आपका चाहिए होता है। 11 से 12 के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे और 6 से 10 अनुसूचित जाति अनुसूचित अनुसूचित जो जनजाति कल्याण विभाग है इनके कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर 2 में आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। शिक्षक के लिए आगे ये भी एक अर्हता दी गई है दक्षता परीक्षण को लेकर के 2012 से पूर्व नियुक्त और कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्यता नहीं होगी। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू जो प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार है उनको 55% सीटेट में नंबर चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवार को न्यूनतम 50% अंक के आधार पर ही उत्तीर्ण माना जाएगा। ये चीज पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर लिखा रहता है कि महिला जो अभ्यर्थी हैं, देखिए लिखा है सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक और जबकि जो भी बिहार के बाहर के भरते हैं सब सामान्य कोटि में आते हैं, परंतु उनको 55% सीटेट अंकों के आधार पर बाहर कर दिया गया। मैंने आपको दिखाया भी था, गोपालगंज का शायद नोटिस निकला था। तो कुल मिलाकर के सीटेट में 60% अंक का ही प्रावधान है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति विभाग तो एक साथ लिखे, मेन आप देखेंगे तो 1 से 5 के पद के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ डीएलएड वगैरह होना चाहिए या फिर आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा जो है किसी और नाम से जाना जाता हो उसके संदर्भ में है आपका। इसी प्रकार आपका बीएलएड की डिग्री है या विशेष शिक्षा में आपका डीएलएड जो द्विवर्षीय डिप्लोमा होता है उससे भी आप आवेदन कर पाएंगे। स्नातक और प्रारंभिक जो शिक्षा है उसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाना जाता हो। बाकी आगे जो छूट है अलग अलग 5% की कैटेगरी के अकॉर्डिंग उर्दू पदों को लेकर वो सब भी बताया गया है। 18 महीने को लेकर के जो डीएलएड का कोर्स है उसको मान्यता नहीं यहाँ पर होगी
क्लियर तरीके से एनआईओएस के डीएलएड को लिखा हुआ है। 6 से 8 के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गणित और विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक, ये पद होंगे, यहाँ पर इस बात को उल्लेख किया गया है। यहाँ पर जो अर्हता होगी 6 से 8 के लिए, वो आपका डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, बीएड वाले भी भर सकते हैं, दोनों को लेकर के यहाँ पर जो है वो बताया गया है। बाकी जो अन्य डिग्री है वो भी आप यहाँ पर देख पाएँगे। फिर आगे यही सारी चीज़ें 6 से 8 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, जैसे संस्कृत भाषा के जो शिक्षक संस्कृत में स्नातक की उपाधि हो, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि। इसी प्रकार 6 से 8 के अगर सामाजिक विज्ञान विषय की बात करें तो उनके अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय आपके जो है वो होने चाहिए। और गणित और विज्ञान विषय के लिए आपका इन सभी में से आपका कोई 2 विषय जो है वो होने चाहिए। जैसे देखा था आपने पहले, वैसे ही सेम आपका यहाँ पर भी है। और सबसे पहले भाषा विषय की बात यहाँ पर जो है वो की गई थी। आगे बात करते हैं, ये भी इसमें लिखा है कि डिप्लोमा, बीएड के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त, वो तो आपको पता ही है। डीएल एनआईओएस वाला यहाँ भी देखेंगे तो मान्य नहीं लिखा हुआ है। और इसी प्रकार आगे देखेंगे तो यहाँ पर 9 से 10 और 6 से 10 तक जो अनुसूचित और जनजाति कल्याण विभाग है उनकी भी बात की गई है। यहाँ पर भी भाई एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर खास नहीं है। जो मेन पॉइंट हम कोशिश कर रहे हैं उन्हीं पर ही आपको हाईलाइट करा है। इसी प्रकार संगीत विषय के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका अर्हता होनी चाहिए। और ललित कला फिर नृत्य विषय कक्षा 9 से 10 में इसी प्रकार आगे भी दे रखा है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 9 से 10 के लिए अब अलग-अलग विषय अनुसार भी दिया गया है। गणित के लिए अलग से दिया है, विज्ञान के लिए अलग दिया गया है। तो गणित के लिए जैसे भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर हों, ऐसे विज्ञान के लिए अलग दिया है। सामाजिक विज्ञान के लिए, भाषा से संबंधित के लिए अलग है। फिर 11 से 12 में जो आपका कल्याण विभाग है उसके लिए अलग से दिया गया है। और आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग है, उसके अंतर्गत भी देखेंगे तो 11 से 12 के जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके लिए अलग-अलग ग्रेजुएट लेवल दिया गया है कि किसके लिए क्या होना चाहिए। और 10 से 10 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर जो है वो दी गई है। बाकी अगर आप देखेंगे इसमें तो ऐसा इधर भी साइड आपको कोई खास पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो पॉइंट ही केवल लिखे हुए हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है एनसीटीई से परामर्श का विभाग जो होगा वो अंतिम मान्य होगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2023 ये आपकी डेट रखी गई है एज के लिए। और बाकी 21 साल आपका जो है वो होनी चाहिए मिनिमम की बात यहाँ पर की गई है। और मैक्सिमम को लेकर के यहाँ लिखा है कि सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित इन सब 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ये सब 42 वर्ष है। और जो भी सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 साल आपकी निर्धारित है। आगे देखेंगे तो इसमें बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा, वो तो आपका एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट जो वगैरह है वो आप अलग से लगाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका सिलेबस। तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा जो आपकी होगी वो पाठ्यक्रम किस प्रकार से होगा। भाषा अर्थ और सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 150 है। भाग पहला जो होगा वो 30 नंबर का और भाग दूसरा जो है आपका 120 नंबर का। परीक्षा जो है वो 2.5 घंटे की होगी, कुल 150 नंबर होंगे। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए इसमें 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो है वो भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी और हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा, इसका व्यावहारिक ज्ञान आपका इसमें आएगा, मतलब स्लैश करके, मतलब अंग्रेजी तो होगी ही कंपलसरी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला इनमें आपको चॉइस मिलेगी। और इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% आपका जो है वो होना चाहिए। इसके बाद भाग 2 जो होगा सामान्य अध्ययन विषय के लिए, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, इतनी सारी चीजें आपकी सामान्य अध्ययन में आएंगी। जो भी आपका पाठ्यक्रम होगा वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। और
न्यूनतम अर्हता के आलोक में वो तो सारी चीज़ें ही हैं। सामान्य अध्ययन पत्र के लिए पाठ्यक्रम एससीईआरटी से रिलेटेड होगा, लेकिन स्तर उम्मीदवार के लिए जो न्यूनतम अर्हता रखी गई उसके आलोक में होगा। मतलब जो आपका क्वालिफ़िकेशन माँगी गई, कहने का मतलब है उसके अकॉर्डिंग आपका होगा लेवल। तो ये हो गया हमारा पीआरटी के लिए। अगला आपका है कक्षा 6 से 8 के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम 150 नंबर का पेपर होगा। भाग 1 30 नंबर का, भाग 2 40 नंबर का और भाग 3 80 नंबर का। यहाँ पर भी 2.5 घंटे का पेपर, 150 प्रश्न। ऊपर भी देखेंगे तो 150 थे, वहाँ 30 120 में बँटा था, यहाँ पर 30 40 80 में बँटा है। अब यहाँ पर भाग 1 2 3 जो है, भाग 1 में तो अर्हता कॉमन ही है, अंग्रेजी कंपल्सरी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में आपका चॉइस, और यहाँ पर भी आपको 30% नंबर कम से कम लाने होंगे। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएँगे, इसमें गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल ये सब आएगा। और जो आपका भाग 3 है, इसमें अगर आप देखेंगे तो भाग 3 के अंतर्गत जो भी आपका विषय होगा, उस विषय पत्र से जो आपका प्रश्न है वो पूछा जाएगा। गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इन विषयों में से जो भी होगा। बाकी 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। क्लियर तरीके से यहाँ इन्होंने लिख दिया है। सिलेबस एससीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। भाग 3 यहाँ पर जो दिया गया वो 9 से 10 के लिए दिया गया है। यहाँ पर भी 150, 30, 40, 80 सेम डिवीजन। यहाँ पर भी 30 वही अर्हता वाला हो गया, 40 वाला जीके जीएस वाला हो गया और 80 वाला जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके लिए हो गया। तो भाग 1, 2, 3 इसी प्रकार से यहाँ पर भी बटा हुआ है। और यहाँ पर भी जो आपका संगीत कला विषय है और ललित कला है उसको सम्मिलित करके परीक्षा वगैरह ली जाएगी। वही सब लिखा है। सेक्शन 1 टू यहाँ पर भी वही शर्त लिखी जो ऊपर लिखी थी कि अगर कौन-सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो फिर कौन-सा सब्जेक्ट जो है आप ले पाएँगे। 11 से 12 में भी अगर आप देखेंगे तो 11 से 12 के लिए भी सेम वही आपका जो प्रोसीजर है 30, 40, 80 वाला, वही सेम यहाँ पर भी है। 30 अलग, 40 अलग और 80 अलग। मतलब केवल प्राइमरी का अलग है, बाकी सब में आपका सेम है। और यहाँ पर वही सारी जो आपकी शर्तें हैं वो दे रखी हैं। सब्जेक्ट जब आप चयन करेंगे तो यहाँ पर एक पढ़ लेंगे। भाषा एक क्वालिफाइंग होगा। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए जो भी लिखित परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पासिंग मार्क्स है वो लिखा गया है कि जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको 34, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% जो है वो नंबर लाना होगा। बाकी ये लिखा है कि जिस निम्नलिखित अगर संशोधन होता है कि कुल रिक्तियाँ अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो जाती है तो कम से कम 75% तक अनुशंसा भेजने के लिए ये किया जा सकता है। कट ऑफ को वो बताया नहीं था, ये यही जो परसेंटेज इसको कम करने को लेकर के पहले फर्स्ट फेज में भी किया गया था, तो वो भी किया जा सकता है। आगे मेधा सूची को लेकर के बताया गया कि मेरिट वगैरह बनाई जाएगी, फिर उससे ही आपका चयन होगा। और कैसे बनाई जाएगी तो उसमें भी अगर 2 लोग के नंबर बराबर हो जाते हैं, तो चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक और चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता जो न कहे नंबर होंगे उसको वो मेरिट बनाने में यूज़ किए जा सकते हैं। भाग 1 विषय में भी अगर समान हो जाते हैं तो एज जिसकी ज़्यादा है उसको समानता दी जाएगी। वो भी अगर बराबर हो जाए तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम जिसका है उसको वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, वो भी यहाँ पर लिखा है। फिर बाद में औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ये भी लिखा गया है। साक्षात्कार भी इसमें नहीं होगा, वो भी लिखा है। अधिमानता प्रायोरिटी जो लिखा गया है, वो लिखा है कि एक ही ऑनलाइन आवेदन आप करें, सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में जो है वो दर्ज की जानी है। मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता और रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक ही पद जो है वो आवंटित किया जाएगा। और किसी एक जो अधिमानता है उसके संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात बाकी जो संवर्ग है उसमें फिर विचार नहीं किया जाएगा। जो मल्टीपल रिजल्ट जो आया था उसी को लेकर बात की गई है। बाकी जो मेधा सूची वगैरह है कैसे बनाई जाएगी, अंग्रेजी वर्णमाला, अल्फाबेट, मेरिट कम चॉइस आपको सब दी जाएगी, वही सब लिखा है। बाकी यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो ये देखिए लिखा गया है
जिसको लेकर के आप सभी परेशान थे, जिसको लेकर के मैंने आज आपको दिन में बताया भी था कि कोई भी अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। तो जो लोग भी 5 सोच रहे थे, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि वो 5 इस टीआरई के लिए नहीं है, वो 5 अलग है। तो वो कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होइएगा, ये 3 ही आप केवल आप बार परीक्षा ले दे सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में भी देखिए क्लियर लिख दिया है। अब तो आपको कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रह गया होगा। अब यहाँ पर आपको सोच लेना है कि आप अभी देंगे, अगर आपका ये तीसरा अटेम्प्ट है, या फिर आप अगस्त में देंगे। और बाकी यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट ना हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है, वो तो सब चेक किया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो दावे वगैरह हैं वो लिखा है, आरक्षण जो है वो लिखा है कि किस कैटेगरी में किस हिसाब से जो है वो दिया जाएगा, और दिव्यांगता वगैरह की बात जो है वो की गई है, और जो डाटाबेस वगैरह है उसमें अगर कोई दावा होता है वो सारी चीज़ें हैं। और बाकी तो इसमें ऐसा अगर देख लेते हैं, एक प्रथम दृष्टया अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगा तो हम आपको बता देंगे। ये सारी चीज़ें तो आप बाद में तैयार करेंगे, वो तो फिर आपको पता ही है, एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें। फीस की बात करते हैं, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200, सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200। यहाँ पर देखिए महिला उम्मीदवारों के लिए कितना है, तो सभी आरक्षित भी और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये फीस है, ध्यान दीजिएगा। और दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं 40% या उससे अधिक के लिए, उनके लिए 200 है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। आगे बात करते हैं। तो ये लिखा है जब आप आवेदन करेंगे, उस समय आधार नंबर के थ्रू ही आप आवेदन करिएगा, वरना फिर बाद में बायोमेट्रिक फीस के तौर पर 200 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को जब आप आवेदन करें। ये आवेदन की तिथि है 10 से 23 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन भुगतान होगा। विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन भुगतान की तिथि 25 फरवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 10 फरवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 है। बाकी कागजात को आप पीडीएफ फॉर्मेट में जो है वो अपलोड करें, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। एस्टेट वगैरह जो भी आप अपलोड करेंगे तो उसका यूनिक आईडी नंबर, कब उसकी निर्गत की तिथि है, वो सारी चीज़ें आपको अंकित करनी पड़ेंगी। सेम चीज़ सीटेट वगैरह के लिए भी लिखा गया है कि सीटेट में प्रमाण पत्र, अंक पत्र में जो सीरियल नंबर वगैरह है वो भी आपको डालना पड़ेगा, और ओवरेज हो गई तो आपको नहीं रखा जाएगा, वो सब भी लिखा है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह की बातें की गई, वो तो रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा तो हम आपको दिखाएँगे ही कैसे क्या करना है। और नीचे भी आपका यही सारी चीज़ें बताई गई कि आवेदन में सभी जो सावधानियाँ हैं वो आपको बरतनी होंगी, वही सारी चीज़ें। तो बाकी ऐसा कुछ इसमें ख़ास नहीं है। तो ये पूरा नोटिफ़िकेशन था, सारी चीज़ें इसमें लगभग आपको क्लियर हो गई होंगी। कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो प्रीवियस से आपकी मैच कर रही हैं, तो आप पहले दे चुके हैं तो आपको ऑलरेडी सब पता होगा, परंतु कुछ ना कुछ चेंजेस होने की संभावना रहती है, तो इसलिए मैंने आपको पूरा नोटिफ़िकेशन जो है वो बता दिया। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।